गुड आफ्टरनून बच्चों। तो ये जेईई मेंस का 29 जनवरी 2025 का जो पेपर था उसकी शिफ्ट 1 को डिस्कस करते हैं, फिजिक्स के पेपर को डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस ए दे रखी है, हम कैपिटल आर मान लेते हैं। आई करंट फ्लो हो रही है जो पूरे क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली पास हो रही है। तो बस हमको देखना है कि सेंटर से कितनी रेडियल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का आधा होगा। एक तो सिलेंडर के अंदर कौन सा पॉइंट होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का आधा होगा, और सिलेंडर के बाहर कौन सा पॉइंट होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का आधा होगा। तो इसको कर सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस ए दे रखी है, लेकिन कैपिटल आर मान लेते हैं हम, और इसमें आई करंट पास हो रही है जो क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली पास हो रही है। पहले मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड तो हमको पता है कि कोई सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर हो तो उसमें सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई कैपिटल आर इतना होता है। तो बस सबसे पहले हमको देखना है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का आधा होगा। तो चलो मान लेते हैं कि पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस अंदर है। तो हमको पता है कि कोई सॉलिड सिलेंडर हो तो उसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शन होता है, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। और हमको मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का आधा लाना है, मतलब कितना लाना है, म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई आर का आधा लाना है। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सॉल्व करेंगे तो ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू कैपिटल R बाय 2। बस अंदर जो पॉइंट सेंटर से कैपिटल R बाय 2 डिस्टेंस पर होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का आधा होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में देखना, हमको देखना है कि सेंटर से कितनी रेडियल डिस्टेंस बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का आधा होगा। तो चलो मान लेते हैं कि वो पॉइंट जो है वो सेंटर से r डिस्टेंस बाहर है। तो हमको पता है कि बाहर है ना, सॉलिड सिलेंडर के कारण बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपली म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई स्मॉल आर ही होता है, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का आधा लाना है, मतलब म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई कैपिटल आर का आधा लाना है। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो इस बार r इक्वल टू 2 कैपिटल आर, तो अंदर तो r इक्वल r बाय 2 डिस्टेंस पर पॉइंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम का आधा होगा, और बाहर r इक्वल 2r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का आधा होगा। तो r बाय 2 और 2r, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 देखना। देखो इसमें हमको दे रखा है ना, एक्चुअली एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें एसेशन में दे रखा है कि जो अपनी ट्यूब लाइट होती है उसको मरकरी ट्यूब बोला है। तो ये ट्यूब लाइट को सुरक्षित करने के लिए या डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए इसके सीरीज में चॉक कॉइल मतलब कोई इंडक्टर लगाते हैं। तो अगर इंडक्टर या चॉक कॉइल नहीं लगाएं, अगर ट्यूब लाइट को अपनी मेन लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट कर दें तो ट्यूब लाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और इसके रीज़न में लिखा है कि चॉक कॉइल या इंडक्टर लगाने के कारण ट्यूब लाइट के अक्रॉस वोल्टेज इस फैक्टर से घट जाता है। इसको देख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो चलो मान लेते हैं कि कोई ट्यूब लाइट है जिसको मरकरी ट्यूब बोला है ना, तो मान लेते हैं ट्यूब लाइट है, इसको एक रेजिस्टर मान सकते हैं। चलो इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, और चलो पहले मान लेते हैं कि ट्यूब लाइट है उसको अपने मेन लाइन से मतलब अल्टरनेटिंग सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट किया है जिसका वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। बस हम कह सकते हैं कि अगर इस ट्यूब लाइट को अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करें तब तो अल्टरनेटिंग सोर्स का वोल्टेज V नॉट है, तो इस ट्यूब लाइट के भी अक्रॉस वोल्टेज V नॉट ही होगा। मतलब ट्यूब लाइट के अक्रॉस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड सिंपली V नॉट ही होगा, और वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होगा। वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होगा तो उसके कारण ट्यूब लाइट डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो देखो इस ट्यूब लाइट को डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इस ट्यूब लाइट के सीरीज में एक चॉक कॉइल लगाते हैं जो कि एक इंडक्टर होता है, इसका इंडक्टेंस L। ठीक है, तो ट्यूब लाइट को तो एक रेजिस्टर मान सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस R, और इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए इसके सीरीज में मान लेते हैं कि चॉक कॉइल या इंडक्टर लगा दिया, इसका इंडक्टेंस L, और इनको भी मेन लाइन मतलब अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है
जिसका वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो बस हमको देखना है कि अब इस ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो देखना है। पहले करंट देख लेते हैं। करंट के लिए रास्ते का नेट इम्पीडेंस देखना है। तो उसे हमको पता है, एक तो ट्यूबलाइट है जो कि एक रेजिस्टर है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R, और दूसरा इंडक्टर है तो इसका इफेक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है L ओमेगा। तो होता है इनका रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा ना, और इनका रिजल्टेंट कितना होगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L ओमेगा का स्क्वायर, और सबका जो रिजल्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस Z। बस इम्पीडेंस आ गया तो करंट का एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं ना। करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड V0 अपन रास्ते का नेट इम्पीडेंस रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L ओमेगा का स्क्वायर। बस करंट का एम्पलीट्यूड इतना हो गया, तो इस ट्यूबलाइट से बहने वाले करंट का एम्पलीट्यूड उतना ही होगा। तो बस अब ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो हमको होता है ट्यूबलाइट तो एक शुद्ध रेजिस्टेंस है, तो इस ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा I0 R। बताओ I0 तो कितना है, V0 अपन रूट R स्क्वायर प्लस L ओमेगा का स्क्वायर इंटू R करेंगे, तो ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा V0 इंटू R ओपन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L ओमेगा का स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर में ओनली R है जो कि कम है, और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L ओमेगा का होल स्क्वायर है जो कि ज़्यादा है। न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो ये पूरा फैक्टर 1 से कम होगा, और 1 से कम चीज़ का V0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज भी घट जाएगा। बस बताओ, ट्यूबलाइट को मेन लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट करें तब तो उसके अक्रॉस वोल्टेज V0, लेकिन ट्यूबलाइट के सीरीज में हम अगर चॉक कॉइल लगा दें तो उसके ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज घट जाएगा, और वोल्टेज घट जाएगा तो उसके कारण ट्यूबलाइट सुरक्षित रहेगी, है ना। और सीरीज में इंडक्टर चॉक कॉइल लगाने के कारण वोल्टेज किस फैक्टर से घट जाता है, R ओपन रूट R स्क्वायर प्लस L ओमेगा का स्क्वायर, इस फैक्टर से घट जाता है। तो बस बताओ अब दोनों सही है ना। एसेशन भी सही है कि चॉक कॉइल जो होती है वो ट्यूबलाइट को सुरक्षित करने के लिए लगाई होती है, अगर चॉक कॉइल नहीं लगाएं तो ट्यूबलाइट डैमेज हो जाएगी। और रीज़न भी सही है कि ट्यूबलाइट के सीरीज में अगर चॉक कॉइल लगा दे, इंडक्टर लगा दे, तो ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज इस फैक्टर से घट जाता है। तो बस एसेशन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसमें आंसर 1 रहेगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है। तो पहला प्रोजेक्टाइल उसको हॉरिजॉन्टल से 45 माइनस अल्फा एंगल पर फेंका है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल उसको हॉरिजॉन्टल से 45 प्लस अल्फा एंगल पर फेंका है। तो बस दोनों की मैक्सिमम हाइट का रेशो क्या होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बस ये जो पहला प्रोजेक्टाइल है उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना आ जाएगा 45 माइनस अल्फा बाय 2g। और ऐसे ही जो सेकेंड प्रोजेक्टाइल है उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसमें क्या आएगा 45 प्लस अल्फा बाय 2g, इतना आ जाएगा। बस हमको ये h1 बाय h2 का रेशो निकालना है। तो उसके लिए दोनों का डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2g से 2g कैंसिल, तो इधर तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा अपन, इधर कितना बचेगा साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा। बस इसको सॉल्व करना है। पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा को हम cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमको पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओनली साइन की फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ट्रांसफर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो बताओ, है ना, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, तो साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह कितना आएगा 45 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2, और डिनोमिनेटर में ये साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा है तो इसको भी 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, 1 माइनस cos 2
यहाँ थीटा की जगह 45 प्लस अल्फा आएगा डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो H1/H2 का रेशियो अपने पास आ जाएगा। कितना आएगा? न्यूमरेटर में तो 1 माइनस कॉस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 90 माइनस 2 अल्फा, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 1 माइनस कॉस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 प्लस 2 अल्फा इतना आएगा। और हमको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 अल्फा। और कॉस 90 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन 2 अल्फा ऐसे लिख सकते हैं। बस सॉल्व करोगे तो H1/H2 का रेशियो कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन 2 अल्फा, और डिनोमिनेटर में 1, और ये माइनस माइनस का प्लस हो गया तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा। तो H1/H2 का रेशियो 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपन 1 प्लस साइन 2 अल्फा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो इसमें हमको कुछ लॉजिक गेट्स दे रखे हैं, जैसे कि नैंड गेट है, नॉर गेट है, इस टाइप से दे रखे हैं। बस हमको देखना है कि इन सब का फाइनल आउटपुट क्या होगा वो देखना है। और फाइनल आउटपुट आ गया तो पूछा है कि लॉजिक गेट का पूरा सिस्टम इक्वलेंटली किस गेट के बराबर होगा वो देखना है। मतलब इनडायरेक्टली हमको फाइनल आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है, तो इजीली कर सकते हैं। तो बताओ, इधर इनपुट ए है ना, तो इधर से कितना एंटर करेगा? ए। इधर से कितना एंटर करेगा? बी। अभी पहले एंड गेट है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, तो ए इंटू बी करेगा। और आगे जो बबल है वो नॉट गेट की निशानी है तो उसका उल्टा कर देगा। तो इससे आउटपुट निकल करके क्या आएगा? ए इंटू बी का बार। और पता होगा कि डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों को अगर अलग अलग करें तो मल्टीप्लाई एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए डॉट बी के बार को अगर अलग अलग करेंगे तो ए बार प्लस बी बार। यहाँ भी देखते हैं, तो होता इधर से इनपुट कितना आ रहा है? ए। इधर से इनपुट कितना आ रहा है? बी। तो होता है पहले और गेट है, और गेट दोनों का बुलियन एडिशन करेगा तो ए प्लस बी। और आगे जो बबल है वो नॉट गेट की निशानी उसका उल्टा कर देगा। तो इससे आउटपुट निकल करके क्या आएगा? ए प्लस बी का होल बार। और हमको पता है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग करेंगे तो एडिशन जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए डॉट बी के बार को अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? ए बार इंटू बी बार। बस आराम से बताओ कि इधर से कितना एंटर करेगा? ए बार प्लस बी बार। उसके बाद इधर से कितना एंटर करेगा? ए बार इंटू बी बार। तो बस अब ये एंड गेट है तो ये एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, है ना? एंड गेट इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा। तो बताओ ये कितना है? ए बार प्लस बी बार इंटू ये नमूना कितना है? ए बार इंटू बी बार। बस ये जो एंड गेट है वो दोनों का मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? चलो पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो होता है इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बार इंटू बी बार प्लस, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बी बार डॉट ए बार डॉट बी बार। तो हमको पता है कि बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ए बार और ए बार का मल्टीप्लाई ए बार ही होता है, पता है ना? 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1। तो ए बार इंटू ए बार का मल्टीप्लाई सिंपली ए बार ही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बार डॉट बी बार प्लस, इसमें ए बार को अलग करते हैं और बी बार इंटू बी बार का मल्टीप्लाई भी बी बार होगा। तो पहली टर्म भी ए बार इंटू बी बार, दूसरी टर्म भी ए बार इंटू बी बार, तो इनका एडिशन भी ए बार इंटू बी बार ही होगा, है ना? हमको पता है कि बुलियन अलजेब्रा में उसमें उसी को ऐड करें तो आंसर भी वही आता है। ये भी ए बार प्लस बी बार है, ये भी ए बार प्लस बी बार है, तो इनका एडिशन भी ए बार प्लस बी बार होगा। तो एंड गेट तो दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। और आगे जो बबल है वो नॉट गेट की निशानी वो उसका उल्टा कर देगा। तो फाइनल आउटपुट कितना आएगा? ए बार डॉट बी बार का होल बार। अलग अलग करते हैं तो हमको पता है कि
इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो जो मल्टीप्लाई वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनको अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बार का बार प्लस बी बार का बार। और हमको पता है कि उल्टे का उल्टा सीधा होता है, तो ए बार के बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए, और बी बार के बार को हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो फाइनल आउटपुट ए प्लस बी आएगा। तो बस इसका फाइनल आउटपुट ए प्लस बी आएगा, मतलब दोनों का बुलियन एडिशन हो रहा है, इसलिए ये पूरा सिस्टम इक्विवेलेंट एक और गेट के इक्विवेलेंट है। फोर्थ आंसर होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 देखना। इसमें हमको दे रखा है कोई आइडियल गैस है, उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं। तो बस एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस का जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करेगा वो देखना है। ठीक है, तो वैसे तो हमको पता होगा, है ना, वैसे तो हमको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना सबसे आसान है। सिंपली चेंज इन इंटरेंजी देखते हैं और वर्क डन उसका उल्टा होता है, या चाहो तो लिख भी सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरेंजी। पता है कि एडियाबेटिक में हीट गिवन बिल्कुल 0 होता है, तो चेंज इन इंटरेंजी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन इंटरेंजी। तो बस वर्क डन बाय गैस कितना होगा, माइनस ऑफ चेंज इन इंटरेंजी कितनी होती है, NF/2 और डेल्टा टी। लेकिन इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं, क्लास में बताया जाता है ना कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना हो तो पहले चेंज इन इंटरेंजी निकालेंगे और वर्क डन उसका उल्टा होता है। बस साफ साफ दिख रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन चेंज इन इंटरेंजी का उल्टा होगा, मतलब इतना होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा टी पर, मतलब केवल चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। फिर इसमें पता होगा कि डाइपोल में एक प्लस क्यू और माइनस क्यू के चार्ज होते हैं। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, हर एक पार्टिकल का मास m है, और दोनों पार्टिकल को मासलेस रॉड से जोड़ दिया है जिसकी लेंथ l है। इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया E0 I कैप। बस इक्विलिब्रियम से स्मॉल डिस्प्लेस करें तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना है। तो इसको कर सकते हैं ना। तो डाइपोल बनाना है तो उसके लिए एक तो प्लस क्यू चार्ज का कोई पार्टिकल लेते हैं और एक माइनस क्यू चार्ज का कोई पार्टिकल लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि डाइपोल का मास m है, तो क्लियर तो नहीं है, लेकिन इनकी भावना ये है कि ये जो पार्टिकल है उसका भी मास m है और ये जो पार्टिकल है उसका मास भी m है, और दोनों को हमने किसी मासलेस रॉड से जोड़ दिया है जिसकी लेंथ l। E0 के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है ना। अब इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है तो प्रूव करना है मोशन SHM होगा और इसका टाइम पीरियड कितना होगा। वही सारी स्टेप, इक्विलिब्रियम देखेंगे, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस पोजीशन में रिजल्टेंट टॉर्क निकालेंगे और टॉर्क को थीटा के प्रोपोर्शनल प्रूव करेंगे। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो बताओ डाइपोल में स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, थीटा इक्वल 0। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा वही स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर डाइपोल को इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करना है, चलो थीटा एंगल डिस्प्लेस करते हैं तो डाइपोल यहाँ पहुँच जाएगा। अब इस डिस्प्लेस पोजीशन में रिजल्टेंट टॉर्क देखना है, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस प्लस क्यू पर तो फोर्स आगे की ओर लगेगा क्यू, माइनस क्यू फोर्स पीछे की ओर लगेगा क्यू। इस पर फोर्स आगे और इस पर फोर्स पीछे लग रहा है, तो उसके कारण पूरा डाइपोल ऐसे घूम जाएगा, मतलब एक डायरेक्शन में घुमाने वाला इलेक्ट्रिकल टॉर्क लगेगा। और डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है, सिंपली पी साइन थीटा। तो इस पर लगने वाला टॉर्क पी साइन थीटा। अब इस टॉर्क को थीटा के प्रोपोर्शनल प्रूव करना है, तो हमको क्वेश्चन दे रखा है कि इसको बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया है, मतलब एंगल थीटा बहुत स्मॉल है। और लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा होगा कि एंगल थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो बस अब डाइपोल पर रिजल्टेंट टॉर्क अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, P इंटू थीटा। अब रिजल्टेंट टॉर्क अप्रोक्सीमेटली थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। साइन के साथ प्लस या माइनस लिखेंगे वो देखना है। तो दिख रहा है कि इसको डिस्प्लेस ऊपर की ओर किया था लेकिन टॉर्क नीचे लग रहा है, तो जो टॉर्क है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, अपोजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस। तो रिजल्टेंट टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल भी आ गया, अपोजिंग भी आ गया, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में इसका मोशन SHM होगा। टाइम पीरियड निकालना है तो उसके लिए इसको SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन F इक्वल टू माइनस
kx के सिमिलर टॉ इक्वल टू माइनस के थीटा से कंपेयर करेंगे तो k का काम कौन करेगा, p। बस अब इसका टाइम पीरियड देखना है तो हमको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई रूट एम बाई के। 2 पाई रूट एम पता है कि लीनियर मोशन जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। और क्वेश्चन में डायपोल को किस पॉइंट पर हिंज किया है वो नहीं दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि डायपोल को इस मिडिल पॉइंट या सेंट्रल एक्सिस पर हिंज किया है। तो आई की जगह इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2 पाई रूट आई की 2 पाई रूट एम की जगह आई सी एम ओपन के का काम कौन करेगा, पी। तो इसका टाइम पीरियड इतना होगा। अब इसमें आई सेंट्रोमास निकालना है तो हमको पता है कि आई सेंट्रोमास क्या होगा, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का देखते हैं, तो ये तो छोटा सा पार्टिकल है तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो m इंटू आर स्क्वायर, तो मास तो m इंटू आर। इस पार्टिकल की एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, l/2 का स्क्वायर। और इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा, m इंटू आर की जगह l/2 का स्क्वायर। और जो कनेक्टिंग रॉड है वो कुछ भी नहीं कहा गया तो मान लेंगे कि मासलेस रॉड है, इससे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ml²/2, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और p इसका डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, तो चार्ज q इंटू उनके बीच की डिस्टेंस l। तो इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो ना, कितना आएगा 2 पाई रूट ICM, तो कितना होगा ml²/2, p की जगह क्या आ जाएगा QL इंटू ई, ये l से l कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई रूट, ऊपर तो ml आ गया और नीचे क्या आएगा 2QE आ जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट ml/2QE, 2 पाई रूट ml/2QE। तो ये सेकेंड आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये एसेशन रीजन का क्वेश्चन है ना, तो एसेशन दे रखा है कि तो मान लेते हैं कोई माउंटेन है, तो माउंटेन के पीक पर देखें या माउंटेन में ज़्यादा हाइट वाले जो पॉइंट पर देखें वहाँ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, और माउंटेन में जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कम होता है। और रीज़न में दे रखा है कि जैसे जैसे ग्रेविटी फील्ड घटता है, ये लिखा ना, तो इसमें हमको दे रखा है कि जैसे जैसे ग्रेविटी फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड घटेगा, ऐसे दे रखा है। तो इसको देख सकते हैं, तो हमको अच्छे पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई रूट l/g। बताओ 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इस बार पेंडुलम की लेंथ भी कॉन्स्टेंट रखी है, तो इस बार सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करेगा, 1/√g पे डिपेंड करेगा। तो बस पहले मान लेते हैं कि माउंटेन के ऊपर के सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट करा रहे हैं, तो हमको होता है कि इसकी ज़मीन से हाइट काफ़ी ज़्यादा है, हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो ग्रेविटी फील्ड कम होगा, और ग्रेविटी फील्ड कम होगा या डिनोमिनेटर कम होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा हाइट वाला जो एरिया है वहाँ पेंडुलम का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। और अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा प्लेस है जो ग्राउंड लेवल पर ही है, तो द ग्राउंड लेवल पर जी जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो टाइम पीरियड कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो ऊपर वाले प्लेस हैं ज़्यादा हाइट वाले लद्दाख जैसे प्लेस हैं वहाँ तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, और जो नीचे प्लेस हैं जैसे कि मुंबई से प्लेस है वहाँ टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड कम होगा, तो ये सही है। और रीज़न में भी ये लिखा है कि जहाँ ग्रेविटी फील्ड कम होगा वो टाइम पीरियड ज़्यादा, और जहाँ ग्रेविटी फील्ड ज़्यादा होगा वो टाइम पीरियड कम। तो एसेशन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न में है ना, रीज़न में इस चीज़ का यूज़ हो रहा है, इससे आंसर हम कौन सा लिखेंगे, सेकेंड आंसर लिखेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चलो हम f मान लेते हैं, है ना। और इसमें दे रखा है कि मॉड ऑफ यू ग्रेटर देन f, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट रियल ही मानते हैं, लेकिन इस बार जो ऑब्जेक्ट है फोकस से ज़रा डिस्टेंस पर है। तो बस हमको देखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u चेंज करेंगे वैसे वैसे इमेज डिस्टेंस कैसे चेंज करेगी, मतलब
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। अलग पेज पे देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल डिस्टेंस f है। तो जैसे जैसे और हमको दे रखा है कि मॉड ऑफ यू ग्रेटर देन f है, मतलब कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से ज़रा डिस्टेंस पर है, और हमको पता है कि ऑब्जेक्ट फोकस से ज़रा डिस्टेंस पर हो तो उस केस में इमेज निश्चित रियल बनेगी। तो बस जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u चेंज करेंगे वैसे वैसे इमेज डिस्टेंस किस टाइप से चेंज करेगी उसका ग्राफ बनाना है। क्लास में किया हुआ है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब इन्फाइनाइट पर है। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट हो तो उस केस में इमेज कहाँ बनेगी, इसके रियल फोकस पर बनेगी, है ना। साइन कन्वेंशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऑब्वियसली इंसिडेंट रे इस साइड से आ रही है ना, इंसिडेंट रे इस साइड से आ रही है तो इधर नेगेटिव, और इधर की ओर जाने का ट्राई कर रही है तो पॉजिटिव पता होगा। बस पहले मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पर रखा है, तो उस केस में इमेज रियल फोकस पर बनेगी ना। तो बताओ ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पर इस साइड रखा है, मतलब u टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट है, और उस केस में इमेज इस रियल फोकस पर बन रही है, मतलब v इक्वल टू कितना f। इसको प्लॉट कर सकते हैं ना। बताओ u टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, मतलब हम बहुत पीछे वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, और वहाँ v इक्वल टू प्लस f है, तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट होगा। तो पहला पॉइंट हमें लिख सकते हैं u टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट पे v इक्वल टू प्लस f है, तो ग्राफ थोड़ा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। और उसके बारे में हमको पता है ना, उसके बारे में हमको होता है कि ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी। रे डायग्राम में पढ़ चुके हैं ना कि बताओ ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, और इमेज दूर जाएगी मतलब इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, है ना। इमेज दूर जाएगी मतलब इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है ना। अब चलो अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और पास आ रहे हैं, अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार है। तो रे डायग्राम में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार हो तब तो इमेज इस इन्फाइनाइट पर बनती हो, तो प्लस इन्फाइनाइट पर बनती है। तो ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या लिख देते हैं, u टेंस टू f माइनस लिख देते हैं, और उस केस में इमेज इस इन्फाइनाइट पर बनेगी हो तो v टेंस टू प्लस इन्फाइनाइट। तो वैसे तो यहीं तक अपने ग्राफ पूछा है, ये तो कर लिया, लेकिन ये भी पता होगा कि जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार से उस पार तक जाएगा तो इमेज प्लस इन्फाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इन्फाइनाइट पे पहुंच जाएगी, रियल से एक झटके में वर्चुअल बन जाएगी। तो जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार से उस पार तक पहुंचेगा तो इमेज प्लस इन्फाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इन्फाइनाइट, तो ग्राफ भी प्लस इन्फाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इन्फाइनाइट। और अब इमेज वर्चुअल बनेगी तो ऑब्जेक्ट जैसे पास आएगा वर्चुअल इमेज तेजी से पास आएगी, तो कंप्लीट ग्राफ तो इतना होता है। लेकिन क्वेश्चन दे रखा था कि मॉड ऑफ यू ग्रेटर देन f है, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस से ज़रा डिस्टेंस पर है, तो उस केस में तो ग्राफ केवल इतना सा आएगा, इतना सा ही अपना आंसर रहेगा। ये कौन सा ऑप्शन है, देखो ये कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये क्लास नोट्स का ही सीधा क्वेश्चन आ गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये भी एसेशन रीजन जैसा क्वेश्चन है। तो इसमें पहले स्टेटमेंट में दे रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको फोटोन भी बोल सकते हैं। तो बस फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी भी होती है लेकिन मोमेंटम नहीं होता, ये दे रखा है। पहले इसको देखते हैं। ठीक, तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब फोटोन की बात कर रहा है ना। तो हमको अच्छे पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन में एनर्जी तो होती है लेकिन साथ में मोमेंटम भी होता है। और हमको होता है कि लाइट की एक फोटोन की एनर्जी तो कितनी होती है, एच न्यू मतलब hc/λ, और लाइट के एक फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, h/λ। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फोटोन है उसमें एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। जबकि यहाँ दे रखा है कि फोटोन में एनर्जी तो होती है लेकिन मोमेंटम नहीं होता है, ऐसा लिखा है। तो ये एसेशन तो गलत हो गया। अब रीज़न देखना, तो रीज़न में दे रखा है कि फोटोन का मास 0 होता है। अब ये थोड़ा सा डबल मीनिंग क्वेश्चन है ना। तो हमको अच्छे पता है कि अगर कोई फोटोन का रेस्ट मास लिखा होता, अगर लिखा होता कि रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0, तो ये तो सही है, पता है कि फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट मास देखना हो तो इक्विवेलेंट मास 0 नहीं होगा। हमको होता है कि फोटोन में एनर्जी होती है, ठीक है ना, फोटोन में एनर्जी होती है, और हमको पता है कि एनर्जी को मास के इक्विवेलेंट मान सकते हैं ना। तो जो भी फोटोन है उसकी एनर्जी को m इक्वलेंट टू c² लिख सकते हैं।
तो इससे m इक्वलेंट कितना आ गया E/c²। तो ध्यान रखना कि फोटोन का रेस्ट मास तो नहीं होता लेकिन इक्वलेंट मास होता है। अब ये डबल मीनिंग है कि एक मास कौन से मास की बात कर रहा है, रेस्ट मास की बात कर रहा है या इक्वलेंट मास की बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा अनक्लियर है। बाकी इनकी भावना ये है कि हम मास मतलब फोटोन के रेस्ट मास के बारे में इनका कहने का मतलब है। तो फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है। तो बस एसेशन तो गलत है लेकिन रीज़न करेक्ट है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा, एसेशन इज फॉल एंड रीज़न इज ट्रू। ये कर सकते हैं। थोड़ा सा ये रीज़न जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन फिर भी बच्चों को हैंडल करना होगा इम्परफेक्शन को भी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें हमको दे रखा है m मास का पेंडुलम है, r लेन के धागे से लटका हुआ है और हमको दे रखा है कि ये वर्टिकल प्लेन में फ्रीली सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड n√gr है। तो लोएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी वो देखना है। और उसके बाद हमको पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा वो देखना है। कर सकते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो m मास का पेंडुलम है जो r लेन के धागे से लटका हुआ है और वर्टिकल प्लेन में फ्रीली सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी जो स्पीड है उसको v टॉप बोल देते हैं, वो n√gr है। तो लोएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी वो देखना है। बस बताओ, पेंडुलम फ्रीली सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पकड़ करके नहीं ले रहा ना, तो फ्रीली सर्कुलर मोशन कर रहा है और फ्रिक्शन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक बताओ, यहाँ से यहाँ तक पेंडुलम नीचे आ रहा है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली कितना नीचे आ रहा है, 2r जितना नीचे आ रहा है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो mg इंटू 2r इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी है, हाफ mv बॉटम का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी, हाफ mv टॉप का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। तो ये सॉल्व करोगे तो v बॉटम इक्वल टू कितना आएगा, रूट ऑफ v टॉप का स्क्वायर प्लस 2g और ये 2r इतना आ गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि एक्चुअली इसमें एनर्जी कंजर्वेशन को लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने वर्क पर एनर्जी में रिजल्ट की फॉर्म में याद किया था कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी u हो और फ्रीली मूव करता हो वर्टिकली h जितना नीचे आ रहा हो, तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है, रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बस इसकी फाइनल स्पीड या लोएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ u स्क्वायर, u n√gr है तो u स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, n स्क्वायर gr प्लस 2g और h, ये यहाँ से यहाँ तक की वर्टिकल है 2r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लोएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, रूट ऑफ, ये gr को कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर प्लस 4 इंटू gr इतनी आ जाएगी। बस अब हमको पूछा है कि बॉटम मोस्ट मतलब लोएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, वो v स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो बस हम बोल सकते हैं कि बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा, v बॉटम स्क्वायर अपन v टॉप का स्क्वायर। बस वैल्यू रखते हैं, v बॉटम तो v बॉटम इतना है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस 4 इंटू gr। और v टॉप इतना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, n स्क्वायर इंटू gr। तो gr से gr कैंसिल हो गया। तो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो n स्क्वायर बाय 4 प्लस n स्क्वायर इतना आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसको कर सकते हो तुम। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 देखना, ये भी एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि जैसे कोई प्लेट पर लाइट गिरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली बाहर निकलने से रोकने के लिए हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली बाहर निकलने से बच जाएंगे। और रीजन में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से रोकने के लिए जो अपोजिंग पोटेंशियल लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू के साथ लीनियरली चेंज करता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फोटो सेंसिटिव प्लेट है, सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी h माइनस आई हमको पता है। ठीक है ना। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएंगे, निकलने से तो भगवान भी नहीं रोक सकता है, लेकिन अब हमको इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली निकलने से रोकना है। मतलब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकला हो घूम फिर करके उसी प्लेट में वापस समा जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उसमें अपोजिंग पोटेंशियल लगाते हैं, है ना। बैटरी का पॉजिटिव सिरा इधर और नेगेटिव सिरा इधर लगा देते हैं। तो बताओ, अब ये बैटरी के वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कैसा लगेगा, अपोजिंग फोर्स लगेगा। और हमको होता है कि अगर वी स्टॉपिंग जितना अपोजिंग पोटेंशियल लगाएं, पता है ना कि वी स्टॉपिंग है उससे ज़्यादा अपोजिंग पोटेंशियल लगाएं, तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा सही, लेकिन घूम फिर करके जिस प्लेट से निकला था उसी प्लेट में वापस समा जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली बाहर नहीं निकल पाएगा। तो एसेशन में ही दे रखा है कि अपोजिंग पोटेंशियल लगा करके इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली बाहर निकलने से रोका जा सकता है। ये सही है। अब सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली चेंज करता है। तो वो भी हमको पता है ना। तो हमको अच्छे बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका छोटा भाई होता है, के मैक्स का। तो बस आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, h माइनस आई। और हमको होता है कि के मैक्स को खोल कर क्या लिख सकते हैं, ईवी स्टॉपिंग। इसको ट्रांसफर करेंगे तो ईवी स्टॉपिंग इक्वल टू कितना आ गया, पता होगा कि एच को जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, न्यू माइनस आई बाय एच। ई को भी ट्रांसफर करेंगे तो वी स्टॉपिंग इक्वल टू एच बाय ई इंटू न्यू माइनस आई बाय एच। साफ साफ दिख रहा है कि वी स्टॉपिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली चेंज करेगा। तो तब पहला भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में ये फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट है उसका कोई लेना देना नहीं है। इससे आंसर हम कौन सा लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। एसेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है उसका एक्सप्लेनेशन में कोई यूज नहीं है। आंसर सेकेंड लिखेंगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 देखना। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमको पूछा है कि किस पेयर की डायमेंशन सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, वो देखना है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सरफेस टेंशन कांस्टेंट टी और इम्पल्स जे, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। जो सरफेस टेंशन कांस्टेंट की डायमेंशन देखनी है, तो हमको पता है कि, है ना, हमको पता है कि सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू एल। तो टी इक्वल टू एफ बाय एल। तो सरफेस टेंशन फोर्स डायमेंशनली एफ बाय एल। एफ तो फोर्स है, उसकी डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू अपन एल की डायमेंशन एल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट सी की डायमेंशन कितनी आ गई, m1 l0 t माइनस टू ही होगी। अब इम्पल्स की डायमेंशन देखनी है। तो हमको अच्छे बताया कि इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। तो फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t माइनस टू इंटू डेल्टा टी की डायमेंशन t। तो इससे इम्पल्स की डायमेंशन क्या आ गई, m1 l1 t की पावर -1। तो साफ साफ दिख रहा है कि सरफेस टेंशन कांस्टेंट और इम्पल्स की डायमेंशन डिफरेंट है। तो ये फोर्थ आंसर होगा। बाकी हमको होता है एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होती है। तुम चाहो तो निकाल भी सकते हो, या कोई स्मार्ट पर्सन हो तो उसको पता होगा कि हाइड्रोजन एटम में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, NH/2π। n भी नॉन डायमेंशनल है, 2π भी नॉन डायमेंशनल है। तो इससे हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशन सेम होती है। टॉर्क और एनर्जी वो भी सेम होगी। टॉर्क फोर्स इंटू आर्म लेंथ और एनर्जी वर्क के इक्वलेंट होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों डायमेंशनली सेम होंगे। और प्रेशर बोले या स्ट्रेस बोले, तो स्ट्रेस और यंग मॉडुलस की भी डायमेंशन सेम होगी। हमको पता है कि होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होती है वो तो नॉन डायमेंशन होती है, स्ट्रेन नॉन डायमेंशन होगी, मतलब यंग मॉडुलस और स्ट्रेस की डायमेंशन सेम होगी। यंग मॉडुलस और स्ट्रेस की डायमेंशन सेम होगी तो ऑब्वियसली यंग मॉडुलस और प्रेशर की डायमेंशन भी सेम होगी। डिफरेंट है केवल फोर्थ ऑप्शन में, इसी को करेक्ट टिक करेंगे।
चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो देखो इसमें मैथ द कॉलम का क्वेश्चन है। अलग अलग केसेस में रिजल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। पहले ए पार्ट में देखना। तो देखो ए पार्ट में दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, मतलब होलो स्फीयर है। ठीक है, तो होलो स्फीयर में सेंटर से r डिस्टेंस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो हमको पता है कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर हो, तो होलो स्फीयर में तो अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है। तो इससे कौन सा मैच करेगा? थर्ड मैच करेगा। बी पार्ट देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी लार्ज कोई चार्ज शीट या कोई चार्ज प्लेट है, कुछ भी नहीं कहा गया तो मान लेंगे कि नॉन कंडक्टिंग है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी हमको पता है कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी लार्ज कोई प्लेट हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे कौन मैच करेगा? ये सेकेंड मैच करेगा। सी पार्ट देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, मतलब वही होलो स्फीयर है। अब सेंटर से r डिस्टेंस बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इसको कर सकते हैं ना। तो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, इसकी रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि किसी होलो स्फीयर के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिंपली के क्यू ओपन स्मॉल r स्क्वायर, मतलब के क्यू ओपन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। बताओ, के को तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपन स्मॉल r स्क्वायर। थे 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो होता होलो स्फीयर के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया अपने पास? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा r स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। तो सिग्मा r स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये थोड़ी सी गलती है। एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन में सिग्मा r स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये कैपिटल R स्क्वायर खा गए। फिर भी कॉम्प्रोमाइज करके इस फोर्थ को सिलेक्ट करेंगे, वैसे तो ये गलत है, लेकिन फिर भी यही सिलेक्ट करेंगे। और अब डी ऑप्शन देखते हैं। तो देखो डी ऑप्शन में हमको दे रखा है कि वो इन्फिनिटी लार्ज चार्ज प्लेट है, ठीक है, लेकिन इस बार अपोजिटली चार्ज है। एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और दूसरे की माइनस सिग्मा। तो बस अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो कैपेसिटर में पढ़ा होगा है ना कि दो इन्फिनिटी लार्ज ऐसी चार्ज शीट है ना, इन्फिनिटी लार्ज चार्ज शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा। इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, दोनों कारण होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर भगाने वाला, और वैल्यू तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये नेगेटिव प्लेट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर पास बुलाने वाला, और इसकी वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो बताओ, प्लेटों के बीच में तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन है तो जुड़ जाएंगे। तो प्लेटों के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट्स के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, तो इससे सेकेंड मैच करेगा। ठीक है, तो बाकी सब ऑप्शन तो ठीक थे। सी ऑप्शन में थोड़ी गलती थी, ये कैपिटल R स्क्वायर उन्होंने मिस कर दिया था। ठीक है ना, फिर भी कम से कम ए बी और डी किससे मैच कर रहे हो तो देख सकते हो ना, तो उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ ए से कौन मैच करा है? थर्ड। बी से कौन मैच करा है? सेकेंड। सी से कोई मैच नहीं करा, लेकिन रफली हम बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज करके कि फोर्थ। और डी से मैच करा है सेकेंड। तो ये ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है, इसको टिक करेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है और उसमें कोई लूप या कोई आर्मेचर है जिसको हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। और हमको अच्छे पता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्मेचर को अगर घुमाए तो ये क्या बन जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बन जाएगा। तो देखो इस पे हमको दे रखा है कि
किसी इंस्टेंट पर, तो हमको दे रखा है किसी इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के पैरेलल है, उस इंस्टेंट पर फ्लक्स और प्रोड्यूस वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। तो हमको पता है ना कि बताओ किसी इंस्टेंट पर लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया ना, तो बता इस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड लूप के पैरेलल ही निकल जाएगा, काट ही नहीं पाएगा, तो इस इंस्टेंट पर फ्लक्स तो जीरो। लेकिन ये भी हमने पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में फ्लक्स और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस π/2 होता है, और फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। मतलब जब फ्लक्स जीरो हो तब वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो। तो बता इस इंस्टेंट पर लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो फ्लक्स जीरो, तो इस टाइम पर वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम होगी। और बताओ कितनी होगी, पता होगा कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, NB ओमेगा ई होती है। तो बस जिस इंस्टेंट पर लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो उस इंस्टेंट पर फ्लक्स तो जीरो और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, NB ओमेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई दो कॉइल्स हैं जो काफ़ी पास पास रखी हैं। पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1, दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस L2, और उनका जो आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो तुम M12 भी बोल सकते हो, M21 भी बोल सकते हो, लेकिन दोनों काफ़ी पास पास रखे हैं। तो पूछा है कि जो पहली कॉइल है उसमें प्रोड्यूस नेट इंड्यूस EMF कितना होगा वो देखना है। तो इसको कर सकते हैं। ये तो वही हमको दे रखा है कि दो कॉइल्स हैं जो काफ़ी पास पास रखी हैं, पहले का इंडक्टेंस L1, दूसरे का L2, और दोनों का आपस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M12 या M21 भी लिख सकते हैं। इसको चलो M बोल लेते हैं। चलो पहले कॉइल में करंट I1 फ्लो करा रहे हैं और दूसरे में I2 फ्लो करा रहे हैं। तो देखो इनमें करंट सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ भी नहीं कहा गया, तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे कि करंट सेम डायरेक्शन में। तो फर्स्ट कॉइल में प्रोड्यूस नेट EMF कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि इस बार दोनों बहुत दूर दूर नहीं बल्कि पास पास रखें, तो सेल्फ इंडक्शन भी होगा और म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। तो तब पहली कॉइल में प्रोड्यूस नेट EMF कितना होगा, एक तो खुद के कारण खुद में EMF प्रोड्यूस होगा जिसको सेल्फ EMF बोलेंगे, और एक दूसरे के कारण पहले में भी EMF प्रोड्यूस होगा जिसको म्यूचुअल EMF बोलेंगे। तो नेट EMF सेल्फ EMF प्लस म्यूचुअल EMF ही होगा। और चलो इतना देखते ही बताओ कि इस बार हमने माना है कि दोनों कॉइल में करंट सेम डायरेक्शन में बह रही है, तो तब करंट सेम डायरेक्शन में तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होंगे, तो फ्लक्स भी सेम डायरेक्शन में होंगे। तो फ्लक्स जुड़ जाएंगे तो ये सेल्फ और म्यूचुअल EMF भी जुड़ जाएंगे। तो चलो पहले सेल्फ EMF, तो हमको बताया कि खुद के कारण खुद में जो EMF होता है उसको सेल्फ EMF बोलते हैं, और वो कितना होता है LdI/dt। तो सेल्फ EMF तो कितना होगा L1dI1/dt, और ये अपोजिंग होता है इसे साइन के साथ -LdI1/dt ही होगा। और साथ में म्यूचुअल EMF मतलब दूसरे के कारण पहले में प्रोड्यूस EMF, तो हमको होता है कि म्यूचुअल EMF कितना होता है LdI/dt की जगह MdI/dt। ठीक है, तो बताओ दूसरे के कारण पहले का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस एट 1 ड्यू टू 2 लिखेंगे इनटू di2/dt, और ये भी अपोजिंग होता है इसलिए -MdI/dt ऐसे लिखेंगे। और पता है करंट सेम डायरेक्शन में बह रही है, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होंगे, तो फ्लक्स जुड़ जाएंगे तो EMF भी जुड़ जाएंगे। तो पहले लूप में प्रोड्यूस रिजल्टेंट EMF इतना होगा। लेकिन देखो अगर इन दोनों में करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में बहे, तो बताओ करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहे तो फिर सेल्फ और म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सेल्फ और म्यूचुअल फ्लक्स भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो फ्लक्स घट जाएंगे तो ये EMF भी घट जाएंगे, तब जो रिजल्टेंट EMF है वो सेल्फ फ्लक्स माइनस म्यूचुअल फ्लक्स ऐसा होता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो फिर बाय डिफॉल्ट ही मानेंगे कि करंट सेम डायरेक्शन में बह रही है, तो तब तो सेल्फ EMF और म्यूचुअल EMF जुड़ जाएंगे। तो नेट EMF -L1dI1/dt -MdI2/dt। तो ये कौन सा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, और लिखने में गलती कर दी है, ये प्लस की जगह माइनस आएगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि
वेलोसिटी का एक फॉर्मूला दे रखा है, वेलोसिटी इक्वल ए टी स्क्वायर प्लस बी टी ओपन सी प्लस टी, जहाँ वी तो वेलोसिटी और टी टाइम है। तो बस हमको देखना है कि इसमें ए बी और सी की डायमेंशन क्या होगी वो देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सी प्लस टी की टर्म है, तो हमको अच्छे पता है कि टाइम के साथ जुड़ने वाला कोई ना कोई एक टाइम ही होगा। तो बताओ ये टी है तो उसके जुड़ने वाला जो सी है वो भी एक प्रकार का टाइम ही होगा। तो जो सी है वो एक टाइप का टाइम ही होगा, मतलब उसकी डायमेंशन तो सिंपली टी के बराबर होगी। उसके और ये भी हमको पता है कि टाइम के साथ जुड़ने वाला कोई टाइम ही होगा और उनका एडिशन भी एक टाइम ही होगा। इससे इसकी डायमेंशन टी है तो इसकी भी टी होगी और दोनों के एडिशन की डायमेंशन भी टी होगी। अब बी की डायमेंशन निकालनी है, तो हमको पता है कि बताओ ये दोनों टर्म जुड़ रही हैं। तो बताओ ये दोनों टर्म जुड़ रही हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए और ये वेलोसिटी के बराबर है ना। तो होता ये वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली इसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी के बराबर होगी और इस पूरी चीज़ की भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगी। चलो पहले इसको कर लेते हैं। तो बताओ ये वेलोसिटी है तो ए टी स्क्वायर की भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगी। ए की डायमेंशन निकालनी है, टी स्क्वायर की डायमेंशन कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन एल बाई टी। तो इससे ए की डायमेंशन अपने पास कितनी आ जाएगी, एल बाई टी क्यूब आ जाएगी। अब इधर देखते हैं। तो ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगी और इस पूरी चीज़ की डायमेंशन भी वेलोसिटी के बराबर होगी। तो बी की डायमेंशन निकालने ऐसे ही रहने देते हैं, ये टी को डायमेंशन ही कैपिटल टी और सी प्लस टी की डायमेंशन टी के बराबर होगी और इस पूरी चीज़ की डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगी तो एल बाई टी के बराबर होगी। तो टी से टी कैंसिल, तो बी की डायमेंशन कितनी आ गई, एल बाई टी। तो बस हमको देखना है कि ए बी इंटू सी की डायमेंशन, तो ए की डायमेंशन तो कितनी है, एल बाय टी क्यूब। ऐसे ही बी की डायमेंशन कितनी है, एल बाय टी और सी की डायमेंशन टी। तो टी से टी कैंसिल, तो ए बी सी की डायमेंशन एम की पावर 0 एल की पावर 2 टी की पावर -3। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि 3 ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2 और N3 दे रखे हैं। जहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि N1 कम है, N2 ज़्यादा और N3 सबसे ज़्यादा है। N2 बाय N3 का रेशियो हमको 2/5 दे रखा है। अब देखो मीडियम 1 और 2 के लिए क्रिटिकल एंगल हमको साइन थीटा 1c और मीडियम 1 और 3 के लिए क्रिटिकल एंगल हमको साइन थीटा 2c दे रखा है और साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c का डिफरेंस 1/2 है। तो साइन थीटा 1c कितना होगा वो देखना है। तो यहाँ जगह नहीं है तो एक बार अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, ऐसे सॉल्व अलग से कर लेता हूँ। तो ये पहले हमको मीडियम 1 और 2 के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा 1c दे रखा है, तो हमको पता है यहीं से दिख रहा है कि इसमें बताओ N1 तो कम है और N2 ज़्यादा है और हमको पता है कि क्रिटिकल एंगल अगर IC हो तो IC कितना होता है, साइन इनवर्स n कम अपन n ज़्यादा। तो बताओ साइन IC कितना होता है, n कम अपन n ज़्यादा। तो बताओ N1 N2 के केस में क्रिटिकल एंगल हमको कितना दे रखा है, थीटा 1c। तो साइन IC की जगह थीटा 1c इक्वल टू n कम की जगह तो N1 और n ज़्यादा की जगह N2। तो साइन थीटा 1c इतना आ गया। ऐसे ही मीडियम 1 और 3 के लिए क्रिटिकल एंगल देखना है, तो यहीं से दिख रहा है कि N1 तो कम होगा और N3 ज़्यादा होगा। तो इनके लिए भी क्रिटिकल एंगल साइन IC को n कम अपन n ज़्यादा साइन, है ना। इन दोनों के लिए क्रिटिकल एंगल क्या दे रखा है, थीटा 2c इक्वल टू n कम की जगह N1 और n ज़्यादा की जगह N3 ये आ जाएगा। बस एक बार देखते हैं कि, और देखो कोई स्मार्ट पर्सन तो यहीं से देखकर बता सकता है कि N2 और N3 में क्या है, N2 कम है ना, N2 और N3 में क्या है, N2 कम है। चलो तुम बताओ साइन थीटा 1 और साइन थीटा 1c और साइन थीटा 2c में न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इसमें N2 रिलेटिवली कम है तो साइन थीटा 1c ज़्यादा होगा और N3 जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है तो साइन थीटा 2c कम होगा, ठीक है ना। साइन थीटा 1c ज़्यादा होगा और साइन थीटा 2c कम होगा। तो बस बताओ साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c इक्वल हाफ, ये गलत है। बताओ साइन थीटा 2c कम है और साइन थीटा 1c ज़्यादा है, तो कम माइनस ज़्यादा का डिफरेंस तो नेगेटिव होगा ना, पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये चीज़ ही गलत है ना। और ये चीज़ गलत है तो उसके कारण क्वेश्चन बोनस हो गया था। ठीक है, एक्चुअली
साइन थीटा 1c ज़्यादा और थीटा 2c कम है, तो एक्चुअली क्या आना चाहिए था यहाँ, साइन थीटा 1c माइनस साइन थीटा 2c इक्वल टू हाफ, ये आना चाहिए था, लेकिन उल्टा दे रखा है। तो यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई, उसके कारण क्वेश्चन बोनस जाएगा। तो वैसे तो हमको पता है कि चीज़ गलत दे रखी है तो आंसर भी नॉनसेंस आएगा, लेकिन तुम चाहो तो कर सकते हो। एक बार दोनों का डिवाइड करते हो तो देखते हैं कि साइन है ना, एक बार देखते हैं कि साइन है ना, साइन थीटा 2c अपन साइन थीटा 1c का रेशियो क्या होगा वो देखना है। तो बताओ, साइन थीटा 2c अपन साइन थीटा 1c का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, n2/n3, और n2/n3 का रेशियो कितना दे रखा है, 2/5। बस ट्रांसफर कर सकते हैं ना, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा 2c इक्वल टू कितना, लिख दिया, ट्रांसफर करेंगे तो साइन थीटा 2c इक्वल टू कितना आ गया, 2/5 इंटू साइन थीटा 1c। तो साइन थीटा 1c क्या लिख सकते हैं, 5/2 साइन थीटा 2c। तो बताओ, साइन थीटा 2c को क्या लिख सकते हैं हम, है ना, क्या लिख सकते हैं, 2/5 इंटू साइन थीटा 1c माइनस ये तो साइन थीटा 1c है इक्वल टू हाफ। तो बताओ 2/5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, -3/5 इंटू साइन थीटा 1c इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। तो इससे साइन थीटा 1c इक्वल टू कितना आ गया, -5/6। तो ये साइन है ना, साइन थीटा 1c नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वही ये कंडीशन ही नॉनसेंस थी, तो उससे आंसर भी नॉनसेंस आएगा, तो क्वेश्चन बोनस रहेगा। बाकी अगर ये क्वेश्चन में होता साइन थीटा 1c माइनस साइन थीटा 2c इक्वल हाफ, तब फिर इसका मीनिंगफुल आंसर निकलता, बाकी अभी बोनस जाएगा क्वेश्चन। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि ये m/2 मास की कोई एक बॉल है, इसको बॉल बी बोला है, ये तो जमीन पे रुकी हुई है, और हमको दे रखा है कि m मास की दूसरी बॉल है, इसको चलो हम बॉल ए बोल लेते हैं। इसको r लेन के धागे से हमने जोड़ दिया है और इसको 60 डिग्री वाली पोजीशन से छोड़ दिया है, तो ये बॉल फ्रीली मूव करेगी, इससे टकराएगी, दोनों के बीच कोलिजन परफेक्ट ही इलास्टिक है। तो टकराने के बाद ये जो बॉल ए है उसकी स्पीड कितनी होगी वो हमको देखना है। स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि जो बॉल ए उसको 60 डिग्री वाली पोजीशन से छोड़ा है, तो तब फ्रीली मूव करती हुई नीचे आएगी। तो बस हमको देखना है कि जब ये लोएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं ना, छोड़ दिया है, फ्रीली मूव कर रही है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा तो सकते हैं, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लकीली बॉल रेस से स्टार्ट हो रही थी और विदाउट फ्रिक्शन बिल्कुल फ्रीली घूमती नीचे आ रही है। तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक बॉल वर्टिकली कितना नीचे आ रही है, कितना नीचे आ रही है, r1 माइनस कॉस थीटा, मतलब r1 माइनस कॉस 60। इसको सॉल्व करेंगे तो बॉल वर्टिकली कितना नीचे आ रही है, r/2, और पता है रेस्ट से रिलीज करें और फ्रीली मूव करती है, एच जितना नीचे आए तो इसकी वेलोसिटी कितनी पैदा हो जाती है, √2gh। तो इस बार लोएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2g, और h की जगह r1 माइनस कॉस थीटा मतलब r/2। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √gr इतनी हो जाएगी। तो यहाँ बना देता हूँ कि बताओ कि जो बॉल बी थी उसकी तो वेलोसिटी 0 और बॉल ए की वेलोसिटी कितनी होगी, √gr होगी। अब देखो दोनों के बीच परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, टक्कर के जस्ट बाद दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। टक्कर के बाद वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, तो उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो। तो चलो मान लेते हैं कि टक्कर के बाद दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और चलो टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी v2। बस ढंग से देखो तो v1 v2 दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए, और पता है कि हेड ऑन कोलिजन में दो इक्वेशन सेट होती हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एक ई की इक्वेशन। पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, P इनिशियली इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली इस बॉल की वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0, और इस बॉल की वेलोसिटी √gr है तो इसका मोमेंटम m इंटू √gr इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी v है तो इसका मोमेंटम m इंटू v1, और इसकी v2 है तो इसका मोमेंटम m/2 इंटू v2।
तो पहली इक्वेशन ये हो गई। और दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी? ई की इक्वेशन। ई क्या होता है? टक्कर के बाद दूर भागने की रिलेटिव वेलोसिटी अपन टक्कर के पहले पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी। बताओ, टक्कर के बाद दूर भागने की रिलेटिव वेलोसिटी तो कितनी है? v2 माइनस v1। अपन टक्कर के पहले पास आने की वेलोसिटी कितनी है? रूट gr। और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है तो इसके लिए E इक्वल टू 1 ये सेकेंड इक्वेशन। बस v1 v2 दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लेना है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास v1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v1 तुम्हारे पास रूट gr/3। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई पार्टिकल है, इसका मास तो कांस्टेंट है लेकिन इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। स्पीड बढ़ाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी चेंज होगा। तो 1 बाय काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच ग्राफ किस टाइप का होगा वो देखना है। मतलब इनडायरेक्ट इस पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही देखना है। ठीक है, उसके लिए पहले मोमेंटम देख लेते हैं। तो हमको अच्छे बताए कि किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? p²/2m। तो इससे p इक्वल टू कितना आ गया? √2m के ही हो गया। बस पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखना है। तो हमको अच्छे बताए कि किसी पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है? h/p। तो h और p को हम क्या लिख सकते हैं? √2m के ही ये लिख सकते हैं। तो हमको 1/k लाना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इधर तो लैम्डा स्क्वायर एक और इधर कितना आ जाएगा? h² ओपन 2m इंटू के। बस तुम बताओ कि h² 2m ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/k। या उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1/k प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो बताओ 1/k प्रोपोर्शनल टू, है ना, 1/k प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर है, 1/k प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 1 से ज्यादा है। तो ग्राफ ऐसा ऊपर की ओर मुड़ा होगा, मतलब अपवर्ड गोइंग पैराबोला होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इसमें हमको दे रखा है कि कोई ओशियन है जिसमें पानी की गहराई कितनी है? 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको बताया कि इसके सरफेस पर तो प्रेशर कम होता है, बॉटम पर प्रेशर ज़्यादा होता है। सरफेस के कंपैरिजन में बॉटम पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस प्रेशर के कारण पानी दब जाएगा। तो बस पानी के वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, मतलब ΔV/V कितना होगा। लेकिन आंसर परसेंटेज में, मतलब लिखा फ्रैक्शनल चेंज है लेकिन इनकी भावना परसेंटेज चेंज की है, जहाँ पानी का बल्क मॉडुलस इतना दे रखा है। तो बस देखते ही पता चल रहा है कि इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन्वॉल्व है। तो एक बार सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? इंक्रीज इन प्रेशर। तो हमको पता है कि सरफेस पर तो जो वाटर होगा वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा, इसे सरफेस पर तो वाटर का प्रेशर P0, सरफेस पर P0 है तो इसके बॉटम पर प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस ρgh। तो बस सरफेस पर प्रेशर P0, बॉटम पर P0 प्लस ρgh। तो सरफेस के कंपैरिजन में बॉटम पर प्रेशर में इंक्रीज कितना होगा? ρgh। और प्रेशर में जो इंक्रीज होता है उसी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इंक्रीज इन प्रेशर मतलब ρgh होगा। बस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो हमको पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो क्या होता है? इंक्रीज इन प्रेशर, बताया था ना कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रेशर नहीं होता, इंक्रीज इन प्रेशर होता है। तो सरफेस के कंपैरिजन में बॉटम पर प्रेशर में इंक्रीज ρgh है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी इंक्रीज इन प्रेशर मतलब ρgh इक्वल टू बल्क मॉडुलस। और देखो पानी कितना दब गया वो देखना है, तो उसके लिए पानी का बल्क मॉडुलस देखेंगे इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? कंप्रेशन ओपन इनिशियल वॉल्यूम। वैसे तो इसको -dV/V लिखते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इसको ΔV/V भी लिख सकते हैं। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो ΔV/V कितना आ जाएगा अपने पास? ρgh ओपन बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर वैल्यू रखते हैं। रो वाटर की डेंसिटी 10⁻3, g की वैल्यू कितनी लेनी है? 10, h इसकी गहराई कितनी है? 2.5 किलोमीटर को 10⁻3 मीटर अपन वाटर का बल्क मॉडुलस
वो 2 इंटू 10⁹ दे रखा है, ये माइनस मिस प्रिंट हो गया है, 2 इंटू 10⁹ है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कितना आएगा, 2.5/2 कितना होता है, 1.25, और नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 100। तो वाटर के वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज तो इतना होगा, लेकिन परसेंटेज चेंज निकालना है, तो उसके लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, 1.25%। और ऑब्वियसली बॉटम पर प्रेशर ज़रा है तो वाटर दब जाएगा, मतलब सरफेस के कंपैरिजन में सरफेस के कंपैरिजन में बॉटम पर वाटर का वॉल्यूम 1.25% कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा। और पता है कि बॉटम पर वॉल्यूम 1.25% घट जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली डेंसिटी जो है वो 1.25% बढ़ जाएगी, तो भी किया जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पास्कल की प्रेस है तो हाइड्रोलिक मशीन है, इसमें एक ट्यूब तो काफ़ी नैरो होता है जिसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर ट्यूब को काफ़ी वाइड रखा है जिसका एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इनपुट बोला और उसको आउटपुट बोला है। तो इनपुट पर फोर्स कितना लगा रहे हैं, 100 न्यूटन, तो आउटपुट पर ट्रांसमिटेड फोर्स कितना हो जाएगा वो देखना है। तो वही फ्लूइड में तुमने पढ़ा होगा कि ये जो पास्कल की प्रेस होती है उसमें इनपुट के कंपैरिजन आउटपुट का एरिया जितना टाइम्स होता है, प्रोपोर्शनली फोर्स भी उतना ही टाइम एम्पलीफाई हो जाता है। इन मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें F2/F1 इक्वल टू सिंपली A2/A1। F2 मतलब आउटपुट पर ट्रांसमिटेड फोर्स निकालना है, F1 इनपुट पर लगाया गया फोर्स कितना है, 100 इक्वल टू A2 इसका एरिया कितना है, 1500, अपन A1 इसका एरिया कितना है, 6। इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 3 से कैंसिल करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 500। ये 2 से और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। तो इसको सॉल्व करेंगे तो F2 कितना आ जाएगा, 250 इंटू 100 मतलब 25 इंटू 10⁻³ है ना, 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो बस हम बोल सकते हैं कि आउटपुट पर ट्रांसमिटेड फोर्स इतना हो गया। बस आउटपुट पर ट्रांसमिटेड फोर्स इतना हो गया, और आउटपुट वाला पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो वर्क डन देखना है। तो हमको पता है कि ये जो पास्कल की प्रेस एक मशीन होती है, और मशीन एनर्जी को या वर्क को एम्पलीफाई नहीं करती है। तो बताओ, फोर्स भले ही एम्पलीफाई हो जाए लेकिन एनर्जी या वर्क उतना के उतना ही रहता है। तो बताओ, इधर से हम जितना वर्क करेंगे आउटपुट पर भी उतना ही वर्क ट्रांसमिट होगा। तो वर्क को तो हम चाहे तो F1 इंटू S1 भी लिख सकते हैं, या F2 इंटू S2 भी लिख सकते हैं। चलो F2 इंटू S2 लिख देते हैं। F2 तो कितना है, 25 इंटू 10⁻³ इंटू S2, इस आउटपुट का डिस्प्लेसमेंट 0.2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 10⁻³ जूल, या इसको 5 किलो जूल बोल सकते हैं। तो बस है ना, इनपुट की तरफ से वर्क डन या आउटपुट पर मिलने वाला वर्क डन वो कितना होगा, 5 किलो जूल ही होगा। चलो 47 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कांच की ऐसी कोई स्लैब है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स N2 है, और बाहर एयर जैसा कोई रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स N1 है। और यहाँ हमको दे रखा है कि कांच का रिफ्रैक्ट इंडेक्स N2 तो ज़्यादा है और एयर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स N1 कम है, ठीक है ना। अब देखो, एक कांच की स्लैब की थिकनेस नहीं दे रखी है, चलो इसकी थिकनेस या गहराई h मान लेते हैं। अब इधर से 2 लाइट रे गिराते हैं, दोनों को सरफेस से θ1 और θ2 एंगल पे गिरा रहे हैं, जहाँ θ1 और θ2 बराबर दे रखा है। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों रेस को सरफेस से θ एंगल पर ही गिरा रहे हैं। जहाँ θ cos इनवर्स N2/N1 है तो cos θ कितना हो जाएगा, N2/N1। अब बताए, रे एयर से ग्लास में जाएंगी तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएंगी ना, और 0.3 पर जा करके दोनों रे मिल रही हैं। तो इस स्लैब की थिकनेस कितनी होगी वो देखना है। तो ये तो डायग्राम छोटा है, इसको क्लियर करके बनाए थे। तो एक कांच की स्लैब है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स N2 जो कि ज़्यादा है, बाहर एयर जैसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स N1 है जो कि कम है। इधर से लाइट रे गिरा रहे हैं, है ना, लाइट रे को सरफेस से θ एंगल पर गिरा रहे हैं।
ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में 4√3 दे रखी थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2√3। अब इधर से किसी रे को गिरा रहे ना, ये एयर से ग्लास में जा रही है, तो ग्लास का एन ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, तो रे नॉर्मल की और मुड़ जाएगी, और दोनों रे इस पॉइंट पर मिल रही है। एच कितना हो देखना है, बस स्नेल का रूल लगा सकते हो। बताओ, इस रे का सरफेस के साथ एंगल थीटा है, तो नॉर्मल से कितना होगा 90 माइनस थीटा। बस सिंपली इंसेंट और रिफ्रैक्टेड के भी स्नेल का रूल, n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। रे एयर से आ रही है तो n1 की जगह n1 sin θ1, इस रे का नॉर्मल के साथ एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, इक्वल टू ग्लास में जा रही है तो n2 की जगह n2 और साइन r निकालना है, इधर ट्रांसफर करते हैं तो होता साइन r इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, साइन r इक्वल टू n1 बाय n2 और साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, जहां हमको कॉस थीटा कितना दे रखा है n2 बाय, कॉस थीटा कितना दे रखा है हमको n2 बाय 2n1, तो ये n1 n2 कैंसिल हो गए, तो साइन r इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ। और बताओ साइन r इक्वल टू हाफ, तो इससे r इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा 30 डिग्री। और हमको होता है कि ये एंगल r इक्वल टू 30 डिग्री है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल r इक्वल टू 30 डिग्री होगा। तो बस स्लैब की गहराई h कितनी हो देखना है, तो स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, उसमें एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर 2√3 है, तो बताओ बेस कितना हो जाएगा 2√3 का cot 30 है ना। या किसी ने 10वीं पास नहीं की तो कर भी सकता है कि बेस और परपेंडिकुलर को कौन रिलेट करता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, tan थीटा की जगह 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 2√3, अपन बेस का काम कौन करा h, और tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3, और ट्रांसफर करेंगे तो h इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब कितना हो गया 6, तो इस स्लैब की गहराई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 48 देखना, तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई रिवर है और रिवर का वाटर 9 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी फ्लो हो रहा है, रिवर के रिस्पेक्ट में कोई बोट 27 किलोमीटर पर आवर की रेट से ऐसे आगे की ओर ड्राइव कराई जा रही है। अब रिवर के रिस्पेक्ट में किसी बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी से वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, तो हमको देखना है कि बॉल की एक्चुअल रेंज मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की रेंज कितनी होगी वो देखना है। तो डायग्राम अगले पेज पे बनाया था, तो इसमें हमको देखा कि रिवर का वाटर 9 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी बह रहा है और रिवर के रिस्पेक्ट में किसी बोट को 27 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव वेलोसिटी से चलाया जा रहा है। तो हमको पता है कि बहती रिवर के अंदर कोई बोट तैर रही हो तो उसकी दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो रिवर बहा करके ले जाएगी उसके कारण, और एक रिवर के रिस्पेक्ट में खुद तैर रही है उसके कारण। तो बताओ रिवर की वेलोसिटी 9 है, तो उसके कारण बोट की वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर तो होगी, लेकिन रिवर के रिस्पेक्ट में 27 की वेलोसिटी ड्राइव करा है तो ये भी होगी, तो बोट की दो वेलोसिटीज होंगी, रिवर के कारण 9 और रिवर के रिस्पेक्ट में चलाया जा रहा है उसके कारण 27। तो हम बोल सकते हैं कि बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी 9 + 27 मतलब 36 किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब पता चल गया कि बोट की रिजल्टेंट है एक्चुअल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आगे की ओर होगी। अब देखो इस मूविंग बोट से किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या बोट के रिस्पेक्ट में हमको नहीं दे रखा, तो इनकी भावना ये है कि बोट के रिस्पेक्ट में किसी बॉल को 10 की रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। बस हमको पता है कि इस मूविंग बोट से किसी बॉल को फेंक रहे हैं तो बॉल की भी दो वेलोसिटीज होंगी। तो बताओ इस गाड़ी या बोट की वेलोसिटी 10 है तो उससे छूटने वाले बॉल की वेलोसिटी 10 तो होगी, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में 10 की वेलोसिटी ऊपर की ओर फेंका है तो ये भी होगी, तो बॉल की दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो मूविंग बोर्ड से छूट रही है तो उसके कारण 10 तो होगी, थ्रो किया उसके कारण 10 ये होगी, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी 10√2 इतनी हो जाएगी। और उसके बाद बताओ बॉल कैसा मोशन करेगी
प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो बॉल की एक्चुअल रेंज मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे रेंज कितनी हो देखना है। तो बस बॉल का जो मोशन है उसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मान सकते हैं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है तो बॉल की एक्चुअल रेंज कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा 2ux यू वाई बाय जी। तो बॉल की एक्चुअल रेंज कितनी होगी 2 ux, तो बॉल की x वेलोसिटी 10, यू वाई बॉल की y वेलोसिटी भी 10 ओपन जी भी 10, तो इसकी एक्चुअल रेंज कितनी हो गई 20 मीटर। तो इसकी एक्चुअल रेंज कितनी आ जाएगी 20 मीटर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई ऐसा क्लोज कंटेनर मतलब कोई बंद डब्बा है, उसके अंदर आइडियल गैस भरी है और हमको पता है कि गैस को बंद डब्बे में भरेंगे तो गैस बेचारी एक्सपेंड हो ही नहीं सकती। एक्सपेंड हो ही नहीं सकती हो तो पक्का है कि इस बार गैस का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। और शुरू में इसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कितना लिखेंगे 300 केल्विन ये होगा। अब हम क्या करें, गैस को गर्म कर रहे हैं तो बस गर्म करेंगे तो टेम्पेयर बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनली प्रेशर भी बढ़ेगा। और हमको दे रखा है कि कुछ टाइम के बाद गैस का प्रेशर डबल हो गया है, तो गैस का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वो देखना है। तो बस स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है कि इस बार बंद डब्बे में भरा में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो सिंपली P प्रोपोर्शनल टू T, या चाहो तो लिख भी सकते हो कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इक्वल टू NRT। NR भी कांस्टेंट है, इस बार वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो NR भी कांस्टेंट वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो इस बार P प्रोपोर्शनल टू T होगा। या उल्टा भी लिख सकते हैं कि इस बार T प्रोपोर्शनल टू P होगा। तो होता है इस बार प्रेशर डबल करना है, तो होता प्रेशर डबल करने के लिए टेम्परेचर भी डबल करना होगा। मतलब शुरू में टेम्परेचर 300 केल्विन है तो फाइनली टेम्परेचर डबल करना होगा, मतलब 600 केल्विन करना होगा। तो गैस का फाइनल टेम्परेचर 600 केल्विन होगा। अब डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 273 घटा देंगे तो आ जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर इतना होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट 1 1, 1 है। मतलब कहने का मतलब है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन वेक्टर कितना है 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप इतना है। अब इस पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स वेक्टर फॉर्म में 1 i कैप माइनस j कैप प्लस 1 k कैप दे रखा है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में टॉर्क कितना हो देखना है। तो बस हमको अच्छे पता है कि इस बार हमको टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में निकालना है ना, तो मैं क्लास में बताया था कि टॉर्क वेक्टर फॉर्म में कितना होता है r क्रॉस f। टॉर्क वेक्टर फॉर्म में कितना होगा r क्रॉस f, बस r वेक्टर। तो r वेक्टर कितना दे रखा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप है क्रॉस f। तो फोर्स वेक्टर हमको दे रखा है 1 i कैप माइनस 1 j कैप प्लस 1 k कैप। बस टॉर्क निकालने के लिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और बताया कि 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए तो हमको डिटर्मिनेंट से करना होगा। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहली रो में i कैप j कैप k कैप लिखेंगे, अगली रो में इस r वेक्टर के कोफिशिएंट 1 1 1 और अगली रो में इस f वेक्टर के कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1 ये रखेंगे। बस अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो होता है जो पहला नमूना होता है उसके पीछे प्लस लगता है प्लस i कैप, और उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए इसकी रो और इसकी कॉलम को छुपा देंगे। तो वैसे 4 नंबर दिख रहे हैं ना, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई तो 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस 1। फिर जो दूसरा नमूना होता है उसके पीछे माइनस लगता है तो माइनस j कैप, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे। तो 4 डिजिट ये दिख रही है, इसका मल्टीप्लाई तो 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई 1। तीसरा नमूना होता है उसके पीछे प्लस लगता है तो प्लस k कैप, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए इसकी रो इसकी कॉलम को छुपा देंगे। तो बस इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई तो -1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो बस टॉर्क अपने पास कितना आ गया बताओ
2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। तो बस हमको पूछा है कि टॉर्क का z कंपोनेंट कितना होगा। तो टॉर्क का z कंपोनेंट वैसे तो -2 होगा, लेकिन हमको पॉजिटिव इंटीजर में लिखना है। तो टॉर्क का z कंपोनेंट वैसे तो -2 होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 2 लिखेंगे, तो आंसर होगा 2।